कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्र, आई होप कि प्लेग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में बिहार बोर्ड जिस तरह अपना बिहार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन डाल रहा है ना, सेम उसी कंडीशन के साथ ये सारे क्वेश्चन जो लाया गया है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी परिस्थिति में आपको देख लेना है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके जो है परीक्षा जो है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपका ऊपर जो है सिलेबस का दबाव पड़ जाता है और दबाव पड़ने के कारण आप क्वेश्चन को भूलने लगते हैं और पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही 2 महीना है, इसी में जो है नंबर काफी बेहतरीन आता है लड़का पढ़ता है तो, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना अति आवश्यक है आपको, ठीक है। और आप लोग मेरे क्लास पर पहली बार तो क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है। और हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए कह रहा है ना कि एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं, और एक काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और 2021 के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि एफसीसी बोला जा रहा है और परमाणु पूछा जा रहा है, ब्रह्मांड नहीं पूछा जा रहा है, परमाणु पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि कितना होता है 4 होता है और ये नहीं तो 12 होता है, ठीक है ना। 12 होता है, अगर ब्रह्मांड पूछेगा तो 12 मारिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले के लिए दोनों बच्चे के लिए अवेलेबल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सीबीएसई बोर्ड वाले यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले भी देखेंगे, ठीक है। करे ना, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर ना काफी बच्चे 7 मार देंगे, तो वहां मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कितने जालक संभव पूछा जा रहा है, तो 7 नहीं मारना है, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि 14 होता है, ठीक है ना। कितना होता है 14 होता है, याद रखिएगा, यानी 14 होता है, ठीक है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ रहे, अगर वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा तो वहां पर भी छोड़ेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर छोड़े हैं, नहीं छोड़ेंगे तो वहां गलत करेंगे, ठीक है ना। तो आपको छोड़ना नहीं है, काफी कम समय में हम 70 क्वेश्चन को खत्म करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना कि सटकी तथा फ्रेंकल दोष होते हैं, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि सटकी दोष के होते हैं, कैसा होता है याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्रिस्टल दोष होते हैं। सटकी तथा फ्रेंकल दोष जो होते हैं क्या होता है, क्रिस्टल दोष होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें कि निम्न में से कौन लघुप्रासी कौन है, कौन जो है निम्न में से कौन जो है लघुप्रासी है, याद रखिएगा। ये जो होता है ना लघुप्रासी का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण पूछा रहा है, ठीक है ना। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो है क्वार्ट्ज ग्लास होता है, आपको पता ही है। और ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये नया नाम आ चुका है इसमें, ठीक है ना। केमिस्ट्री में एक और नया नाम आ चुका है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। केवल अक्रिस्टलीय को बेरवदार नाम से जानते थे, लेकिन एक और देख लीजिए लघुप्रासी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय नहीं है। कौन अक्रिस्टलीय नहीं है, इसका मतलब वो क्रिस्टलीय है, इसका मतलब वो क्रिस्टलीय ना है, तो हीरा रहेगा या ग्रेफाइट रहेगा, वो क्रिस्टलीय का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और काफी बेहतरीन है 2025 के परीक्षा के व्यू से ना, सारे क्वेश्चन जो है ना काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए सारे बेहतरीन क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में कर लीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में अब की बार यही सारे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है सारे प्रश्न को अत्यधिक फोकस करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना, कह रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और ये 2 नंबरिया में भी पूछता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों, तो ये आप लोग लिखिएगा कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ग्रहण करने की क्या होते हैं, क्षमता रखते हैं। याद रख लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। ऑप्शन भी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि 2 नंबरिया में पूछता है, आपके सर जी भी बोले होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले बिले के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे। यहां पर आगे क्या करें, किलोग्राम यानी केजी कह रहा है, ठीक है ना, केजी कह रहा है। केजी अगर केजी कहेगा तो मोलारता मारिएगा, और लीटर कहेगा तो मोलारता मारिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं केजी कह रहा है, तो केजी के लिए क्या मारेंगे हम लोग, मोलारता मारेंगे। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देख लीजिएगा, थोड़ी सी डिफरेंट कीजिएगा, लीटर और केजी में आइएगा तो आप लोग गलत कीजिएगा,
इसलिए आप लोग सीधा याद रखिएगा, अगर केजी कहेगा तो मुलरता मारिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दो प्रश्न में से एक प्रश्न कौन आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे मेरे भाई, करे बिलियन में बिलियन तथा बिलाय के मोल पर भाज्य का योगफल कितना होता है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन नंबर, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ये 1 होता है, याद रखिएगा क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करें, समुद्र जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है। लवणहीन किस विधि से किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि समुद्र जल को किस विधि से हम लोग लवणहीन करते हैं। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। उल्टा प्रश्न से करते हैं, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को हम बार बार यही बात बोलते हैं कि एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहां पर भी छोड़ेंगे, वहां पर भी गलत करेंगे। यही से आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हम तो खुद अपने से ही 70% ला रहे हैं और कम समय में खत्म भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि किसी पदार्थ की विलयता किन बातों पर निर्भर करती है। याद रखिएगा किसी पदार्थ की विलयता निम्न बातों पर निर्भर करती है। 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। विलय की प्रकृति पर भी करेगी, विलाय की प्रकृति पर भी करेगी, ताप और दाब पर भी करेगी, इसके मतलब ऑप्शन डी पर भी करेगी। तो याद रखिएगा तीनों लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपका मिल जाएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है किसी पदार्थ की विलयता किन बातों पर निर्भर करती है, तो हम लिखेंगे कि किसी पदार्थ की विलयता निम्न बातों पर निर्भर करती है या निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। और एक नंबर लिख देंगे विलय की प्रकृति पर, और दूसरा लिख देंगे विलाय की प्रकृति पर, और तीसरा लिख देंगे ताप और दाब की प्रकृति पर, ठीक है ना। ये क्योंकि ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, आगे आपके भाई बहन दिए होंगे ना परीक्षा फाइनल बोर्ड वाला, तो उठाकर देखिएगा तो ये प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो 5 नंबरिया में मिलेगा, ठीक है ना, 5 नंबरिया में मिलेगा, उसमें और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल जिस क्षण का उपयोग पर होता है वो डेड हो जाता है, वो ऑक्सीकरण हो जाता है। याद रखिएगा वो ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन का सूक्ष्म सेल का विद्युत वाहक बल होता है, कैसा होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये नया प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना। कह रहा है ना 13 नंबर क्वेश्चन करके सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक किसका इकाई होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/एम्पियर की होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा के में पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करें, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, चालकता कहते हैं, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कह रहे हैं कि कारक को जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताप भी कहते हैं, दाब भी कहते हैं, सांद्रण भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न हम बोल रहे हैं ना 2025 के परीक्षा में आएगा तो आएगा, इसमें 70 प्रश्न में से कम 20 प्रश्न आपको देखने के मिल जाएगा कि प्रश्न आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास अच्छे से कीजिए, रूटीन से कीजिए। एक 6 बजे क्लास हिंदी का होता है, और 7:15 में जो होता है केमिस्ट्री का होता है, और क्या 8:15 में जो होता है वो बायोलॉजी का हो जाता है, और सुबह में 6 बजे जो हो जाता है वो केमिस्ट्री का हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्या का क्लास है, केमिस्ट्री का है, तो आप लोग याद रखिएगा ये आज शाम को ही अपलोड होगा, यानी शाम को 7:15 में अपलोड आज किया जाएगा इसको, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या 17 क्या 16 कह रहा है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, निश्चित होती है, दोनों निश्चित होती है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। यानी 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर करता है, तो सक्रिय भार पर करता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न अब की बार पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है। आर्हेनियस का समीकरण है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आर्हेनियस का समीकरण किससे व्यक्त किया जाता है, जल्दी से 18 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग के सर जी सिद्ध भी कराए होंगे आर्हेनियस का नियम, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो किसके बीच होता है, तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 2 और 3 के बीच होता है, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। चलिए 20 नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर इतना इतना, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा, इतना है तो अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा, हम लोग पावर वालों को जोड़ देंगे, इसके पावर पर कुछ भी नहीं है तो ये हम लोग लिखेंगे, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी
यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए कितना आसान तरीके से हम निकाल दिए, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें, रासायनिक अधिशोषण क्रिया करती है। रासायनिक अधिशोषण क्रिया करती है, कैसी क्रिया करती है? तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अनुत्क्रमणीय होती है अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का करें कि शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा अधिशोषण और अवशोषण दोनों के लिए किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव जो नहीं कहेगा ना, संकरा विलयन नहीं दर्शाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर यानी 24 नंबर क्वेश्चन करे कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कण का गति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा 24 यानी 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, वैद्युत कण संचालन कहलाती है। सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है हमारे क्लास से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और सारे बच्चे के पास शेयर भी कर लेना है कि वो भी क्लास का लाभ उठाए। कह रहा है ना 25 नंबर, ताजे और छेप कोलाइडी कणों को बिलियन में बदला जा सकता है, किसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पेप्टाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपको पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री जो है और काफी हार्ड है, केमिस्ट्री जो है काफी हार्ड है। और अगर पूछ देगा ना, अगर संरचना सूत्र से पूछ दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछ दिया ना, तो हालत जाम हो जाता है, टीचर का भी हालत खराब हो जाता है। तो आपको जो है केमिस्ट्री को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना, केमिस्ट्री को हल्का में नहीं लेना है। और 6 चैप्टर से पहले पूछ दे रहा है तो उसमें से तो 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन वहां पर अगर ऑर्गेनिक से पूछ दिया, ऑर्गेनिक से केवल क्वेश्चन उठा दिया, तो आपको हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 2024 में केवल 1 to 5 चैप्टर तक उठाया था, 1 से 5 चैप्टर तक उठाया था और काफी बेहतरीन देखे ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेहतर रिजल्ट आया है। 85 90 नंबर, 95 नंबर आया है लड़कों का, ठीक है ना। तो आपको जो है अभी सावधान पूर्वक रहना है, क्योंकि अब की बार कहीं हार्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए सारे क्वेश्चन के सारे टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। 26 नंबर यानी कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन के गैलेना किसका यक्ष है? पीबी का यक्ष है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कॉपर पाइराइट कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है Cu F2S4 होता है क्या? S2 ओ सॉरी हम क्या लिख रहे हैं, CuS2F2 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और कॉपर पाइराइट का सूत्र भी याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का कार्य के निम्नलिखित में धातुओं में किसके निष्कर्षण वैद्युत धातु कर्म के उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा सोडियम के, ठीक है ना, सोडियम के, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और सारे प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए मेरे भाई, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री काफी हार्ड भी होता है, ठीक है ना। कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन के पाइरुलाइजेशन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? पाइरुलसाइट किसका अयस्क है? 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, मैग्नीज। और मैग्नीज का सूत्र होता है AmNO2 होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग करते हैं? तो सिल्वर। और सिल्वर का सूत्र जो होता है Ag होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु के अवकृत करने की क्रिया कहलाती है, हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, प्रगलन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें मेरे भाई? करे कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा AMO, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव अधिकतम होता है? सबसे अधिकतम किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल पूछा जा रहा है और ये बिहार बोर्ड के 2024 वाला पेपर में पूछा गया है, फाइनल वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी मारिएगा, ऑप्शन ए नहीं मारना है, ऑप्शन बी वाला मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें? वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। देखिए वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहते हैं, ठीक है ना। वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहते हैं और वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग 16 के तत्वों
को कैकोलोजन कहते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। और वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, वर्ग 3 से 12 के तत्वों को कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। हम चारों का डेफिनेट कर दिए हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा लिख कर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें मेरे भाई, करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का धातु का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें कि निम्नलिखित में से किसकी बंधन ऊर्जा यहां पर देनी थी, ठीक है ना। बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी टिक कर देंगे, एसएस माने सल्फर का होता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, किसमें होती है, तो F2O में होती है, ऑप्शन बी ए हो जाएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और सारे प्रश्न को हल्दी से जो है जल्दी से जो है याद कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है टाइम का भी पता नहीं चल रहा है और टाइम किस तरह निकल जा रहा है। 10 महीना तो निकल गया, इसी तरह 10 महीना तो निकल गया, लेकिन और 2 महीना आपको अच्छे तरीके से निकालना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से मेहनत करके निकाल लेना है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सबसे वाष्पशील है, वाष्पशील पूछा जा रहा है और सबसे कम की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं, किस तरह का करते हैं, तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अम्लीय भी करते हैं, अक्सीकारक भी करते हैं और पानी के सोखने का भी गुण कार्य रखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, +6 होती है, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न को हर एक हाल में याद रखिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्राकृतिक के मुक्त अवस्था की बात किया जा रहा है, तो सोना, ठीक है ना। सोना ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और मुक्त अवस्था जहां कह दिया ना, मुक्त अवस्था कह दिया तो आंख मूंद कर सोना मरना है आपको, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो याद रखिएगा आयरन पर कैथोड चढ़ाकर, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें कि संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के तत्वों को, यहां पर दिया तो नहीं है, यहां पर डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। और याद रखिएगा किस तत्व को कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कह रहा है ना 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा निकेल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का है विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है, तो कोबाल्ट यानी CO उपस्थित रहता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि K4 इंटू FeCN6 है, क्या है, तो याद रखिएगा ये जटिल लवण है, क्या है, जटिल लवण का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। और ये बिहार बोर्ड के 2020 वाला पेपर में पूछा गया है कि जटिल लवण का उदाहरण है, जटिल लवण का उदाहरण कौन सा है, और दे दिया है सूत्रवा ही दे दिया है, ठीक है ना ऑप्शन में। तो आपको याद रखिएगा, कोई किसी तरह भी पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करे कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, क्या बनता है, तो एथेन बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना CHO क्रियाशील मूलक होता है, CHO क्रियाशील मूलक जो होता है एल्डिहाइड का होता है, लेकिन एल्कोहल का क्या होता है, एल्कोहल का जो होता है OH होता है, और कीटोन का जो होता है COOR होता है, डैश COOR कीटोन का, और कार्बोक्सिलिक का जो होता है COOH होता है, डैश COOH होता है। तो ये सारा का याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सारा का क्रियाशील मूलक याद रखिएगा, कैसे ना तो कौनो पूछ देगा तो आप लोग वहां मुंह बांध दीजिएगा कि हम जानते ही हैं, बतलाया ही नहीं गया है हमें, ठीक है। तो आपको जो है याद रख लेना है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल बनने में एल्केन के हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, ऑप्शन जो हो जाएगा 50 के ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 50 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, कौन जो है सर्वाधिक अम्लीय है, तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, क्योंकि ये काफी बार हम क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं, एम क्लोरोफिनॉल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है कि
फॉर्म एल्डिहाइड को NaOH के विलयन में के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और सारे प्रश्न को याद रखिए, सारे प्रश्नों को याद रखिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सब प्रश्न आने वाले हैं। आपकी बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन काफी सारे रहेंगे ऑब्जेक्टिव, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में रट जाइए। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे क्लास से जुड़ जाइए, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है ना कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो एक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कह रहा है कि क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। किससे होती है? 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एसीटोन से जब अभिक्रिया करेंगे ना तो क्लोरोफॉर्म अपरूपी बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा सिरका का अम्ल अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। सॉरी मेथनोइक अम्ल थोड़ा ना, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल इससे बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है? और ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो याद रखिएगा 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम बतलाया भी है कि ईथर का क्रियाशील मूलक ये होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करे कि एसिटामाइड होता है। एसिटामाइड एक प्रकार का क्या होता है? तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उभयधर्मी होता है। एसिटामाइड जो होता है उभयधर्मी होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि एनिलीन में पाइबंड की संख्या होती है। एलिलीन में कह रहा है, ठीक है ना। एलिलीन में कह रहा है तो आपको गाइड वाला नहीं मारना है, यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि एलिलीन की बात किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 वाला ना मार दीजिएगा। टारगेट से याद किए होंगे तो एक लिखा होगा आंसरवा सिर्फ 2, तो आप लोग गलत कर दीजिएगा, गलत नहीं करना है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या करेंगे? प्राइमरी एमीन का पहचान किनके द्वारा करते हैं? तो 59 का ऑप्शनवा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसको जब मिलाएंगे ना, जब इसको मिलाएंगे उसमें प्राइमरी एमीन में जब मिलाएंगे तो अपरूपी जो है पहचान हो जाएगा, ठीक है ना, कि कौन प्राइमरी एमीन है और कौन क्या है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन देखिए ना मेरे भाई, क्या कर रहा है कि C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? तो इनमें से सभी को व्यक्त करेंगे हम लोग। क्या? इनमें से सभी को व्यक्त करेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम लोग को टिक कर देंगे ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो याद रखिए एमाइड को अगर हम मिलाएंगे तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त अपरूपी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि C12H22 वो 11 होता है सुक्रोज का सूत्र। और चीनी का सूत्र तो यहाँ पर है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, क्योंकि सुक्रोज का पूछा जा रहा है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा की बात करें तो सेल्यूलोज में पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 63 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन ड्राई सेकेंड्राइड दूध में उपस्थित रहता है? तो लैक्टोज रहता है। कौन रहता है? लैक्टोज रहता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? किससे जो होता है इंसुलिन का स्रावित होता है? तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजर से जो होता है ना इंसुलिन स्रावित होता है। 65 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। और इस सारे प्रश्न अब की बार के बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए आपको जो है सारे चांसेस क्वेश्चन को बना देना है वहां पर, ठीक है ना। अगर आ जाएगा तो छोड़ना नहीं है कि हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो वहां सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार कर ही आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है ना, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थायमिन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? याद रखिएगा प्राकृतिक बहुलक की बात की जाए तो क्या है? प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोटीन होगा। और संश्लेषित बहुलक का बात करेगा, संश्लेषित बहुलक तो कहती न्यूनॉन लाइलॉन 6 और कहते हैं टेरलिन और बुना एस, ठीक है। ये जो होता है कौन सा थी है
बहुलक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा संश्लेषित बहुलक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें कि F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है, किसका मोनोमर है? तो याद रखिएगा टेफ्लॉन का है, टेफ्लॉन का है। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे 68 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, कर निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं? तो याद रखिएगा कथी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में करते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्षीकारक है, कौन जो है प्रतिअक्षीकारक है? तो ये याद रखिएगा रेसिथिन है, एसिटिक है, और क्या विटामिन ई है। ये सारे है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 70 प्रश्न बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा प्रश्न देखे होंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, अगर पूरा प्रश्न देखे होंगे तो पूरा क्या हुआ होगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।